कल अपन ने क्या सीखा था बच्चों? वेटेड एवरेज। क्या होता है वेटेड एवरेज? डेफिनेशन नहीं पता। अनवेटेड एवरेज क्या होता है? अभी तक अपन ने जो सीखा था वो सिंपल या अनवेटेड एवरेज था। सिंपल का मतलब क्या होता है कि जब अपन हर एक आइटम की इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कि सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है तो उसे क्या कहते थे? सिंपल या फिर अनवेटेड एवरेज कहते थे। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, सबकी इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग जब दी जाती है तो स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस को ही क्या बोला जाता है? वेट्स बोला जाता है। तो जब हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस अलग अलग होगी तो उसे अपन क्या कह देते हैं? हाँ? तो जब हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस अलग अलग होगी तो उसे अपन क्या कह देते हैं? वेटेड एवरेज कह देते हैं। तो सिर्फ मीन में अपन ने वेट्स पढ़े थे, बाकी मीडियन और मोड में अपन ये मानकर चलते हैं कि सबकी इंपॉर्टेंस क्या है? सेम है। अब मीन भी तीन तरीके के होते थे अपने, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन का वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन में एस आई। और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन आप लोग लर्न कर ही लेंगे। ये फॉर्मूले सेम है, डिस्क्रीट जैसे से ही फॉर्मूले हैं, बस फ्रीक्वेंसी की जगह अपन ने क्या लगा दिया? यहाँ पे वेट्स लगा दिया। फिर अपन ने किया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चों? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus so on plus n। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 by 2। Then sum of a square of n natural numbers, that is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on। उसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। देन अपन ने किया था सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n क्यूब। तो उसका फॉर्मूला क्या था अपना? n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने किया था। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को होमवर्क के, हो गए? चलो 91 में वेटेड अर्थमेटिक मीन का आंसर क्या आया बच्चों? n plus 1 अपॉन में 2 into 2n plus 1। और वेटेड हार्मोनिक मीन का आंसर क्या आया था? अपॉन 3। ये था 92 में वेटेड अर्थमेटिक मीन का आंसर क्या आया बच्चों? 2n plus 1 अपॉन 3। आ गया समझ में? तो बेसिकली अपना सेंट्रल टेंडेंसी, ये चैप्टर का नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अपना सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन खत्म हो गया, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? मीन, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल एंड वेटेड एवरेज। ये सब अपन ने किसके अंदर पढ़ा? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ा। अब आज से अपन इसी चैप्टर की यूनिट नंबर 2 दैट इज डिस्पर्जन अपन स्टार्ट करेंगे। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? देखो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या था कि वैल्यूज कितनी कंसंट्रेटेड है, वैल्यूज कितनी पास पास है, उसे क्या कहते थे? सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन उल्टा होता है अमाउंट ऑफ वेरिएशंस या अमाउंट ऑफ डेविएशंस of observation from some measure of central tendency। मतलब वैल्यूज कितनी दूर दूर है, वैल्यूज में कितना कितना गैप है, वो अपन किससे निकालते हैं? डिस्पर्जन से निकाला जाता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीन थे आपके, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मोड से तो निकालते थे वैल्यूज कितनी कंसंट्रेटेड है, कितनी पास पास है।
डिस्पर्जन से निकालते हैं वैल्यूज कितनी दूर दूर है, उनके बीच में कितनी दूरी है, उनके बीच में कितना वेरिएशंस है, कितने डेविएशंस है, वो अपन किससे निकालते हैं बच्चों? डिस्पर्जन से निकालते हैं फ्रॉम सम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन निकालने के तरीके कौन से होते हैं? जैसे सेंट्रल टेंडेंसी की तो 3 तरीके थे, मीन, मीडियन एंड मोड। वैसे डिस्पर्जन निकालने के आपके 2 मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट के अंदर 4 मेजर्स होते हैं अपने, रेंज, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को आप डिनोट करते हो एमडी से, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है एसडी से, एंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन को डिनोट किया जाता है क्यूडी से। रिलेटिव मेजर्स भी 4 होते हैं आप लोगों के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेसिकली डिस्पर्जन के अंदर अपन को ये 4 मेजर्स और उनके रिलेटिव मेजर्स ये सारा पढ़ना है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स कौन से होते हैं? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। एंड रिलेटिव मेजर्स कौन से होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स में डिफरेंसेस क्या-क्या होते हैं? एब्सोल्यूट मेजर्स यूनिट पे डिपेंड करते हैं, यूनिट मतलब रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर, वो उनको कंसिडर करते हैं। तो अपन जब भी एब्सोल्यूट मेजर्स निकालेंगे तो वहां यूनिट लिखेंगे, मेंशन करेंगे, रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर। रिलेटिव मेजर्स जो होते हैं वो यूनिट फ्री मेजर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई रुपीस, किलोग्राम, लीटर, मीटर को कंसिडर नहीं किया जाता। Absolute measures are not used for comparison. अगर आपको कोई 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए एब्सोल्यूट मेजर्स काम में नहीं लेते। उसके लिए अपन कौन से मेजर्स काम में लेते हैं? उसके लिए अपन रिलेटिव मेजर्स काम में लेते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स आर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। एब्सोल्यूट मेजर्स थोड़े से सिंपल टू कंप्यूट, सिंपल टू कैलकुलेट होते हैं, जबकि रिलेटिव मेजर्स डिफिकल्ट टू कंप्यूट होते हैं। रिलेटिव मेजर्स को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और एब्सोल्यूट मेजर्स को निकालना उतना मुश्किल नहीं होता है। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर्स, दैट इज रेंज। रेंज सबसे इजीएस्ट मेथड है डिस्पर्जन का, क्या पूरे स्टैटिस्टिक्स में सबसे आसान मेथड रेंज है। बहुत सिंपल टू कैलकुलेट है, उसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस एस। L का मतलब लार्जेस्ट नंबर एंड S का मतलब क्या होता है आप लोगों का? स्मॉलेस्ट नंबर। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दो तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? रेंज निकल कर आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ये क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। 99% तो बच्चों कोफिशिएंट जो होता है वो विद इनटू 100 होता है। हम एग्जाम में हमेशा ऐसे ही करेंगे, बट कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर विदाउट इनटू 100 वाला भी ऐसा कह देता है, मतलब वो मुझे कह देगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का ये फॉर्मूला है। तो हाँ, ये भी हो सकता है, विद इनटू 100 भी हो सकता है और विदाउट इनटू 100 भी हो सकता है। अपन हमेशा विद इनटू 100 वाला ही क्वेश्चन करेंगे। लेके देखते हैं क्वेश्चन। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सआई दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 10, 12, 25, 25, 30,
40 ऐसा कुछ दे रखा और मुझे इसका रेंज निकालने को बोला गया। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 40 और सबसे छोटा क्या है 5, तो रेंज कितना आ गया 35। अगर इसी का आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने को बोल दिया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, 40 माइनस 5 अपॉन 40 प्लस 5 इनटू 100। सॉल्व करके बताइए मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आएगा यहाँ पे 77.77। आया नहीं आ रहा 3500 डिवाइडेड बाय 45 आ गया। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है जहां पे आपको एक्सआई के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है, उन सारी सीरीज को क्या बोलते हैं डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे x दे रखा है f दे रखा है, लाइक 8 10 12 25 6 3 2 4 6 3 4 5 6 ऐसा कुछ दे रखा है। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी रेंज निकालने का वही फॉर्मूला है जो इंडिविजुअल में था, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सआई को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर ही नहीं करते। मुझे कोई मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है क्या नहीं। सबसे बड़ा x क्या है यहाँ पे 20 और सबसे छोटा x क्या है मेरा 3, तो रेंज कितना आ गया 70। अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट निकालना होता तो 20 माइनस 3 अपॉन 20 प्लस 3 इंटू 100। सॉल्व करके बताइए कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आएगा 73.9 आया। 17 इंटू 100 1700 डिवाइडेड बाय 23 आ गया। तो अपन रेंज के केस में ये बात याद रखने की है, फ्रीक्वेंसी को कंसीडर ही नहीं किया जाता। मैं फ्रीक्वेंसी को देखूंगी नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं उसने फ्रीक्वेंसी में क्या लिख रखा है क्या नहीं। तो रेंज के केस में फ्रीक्वेंसी इज नॉट कंसीडर्ड, ओनली एक्सआई, ओनली ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड। In case of continuous series, कंटिन्यूअस सीरीज को ही क्या बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसे अनग्रुप्ड या फिर बच्चों सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज को क्या बोलते हैं अपन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस सीरीज में रेंज निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज के बीच में जो गैप होता है, दैट विल बी द रेंज। अब ये क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है पहले वो सीखते हैं। क्लास बाउंड्री आप किसे कहते हो, जो आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है, आप सिर्फ और सिर्फ उसे ही क्या कहते हो क्लास बाउंड्री कह देते हो। अगर आपकी इंक्लूसिव आएगी तो उसे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाउंड्री में, मतलब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, दोनों तरीके से लेते हैं, एक्सक्लूसिव का भी और इंक्लूसिव का भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लिखा है लिख लो। और पीछे करो तो फिर पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, तो अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी दे दिया 8 6 7, कुछ भी दे दिया। अब बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी तो कंसीडर की नहीं जाती, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस। एक्सट्रीम का मतलब कॉर्नर्स की, लास्ट क्लास की अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, उसे एक्सट्रीम कहते हैं। ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है मतलब ये ऑलरेडी किस में है अपनी क्लास बाउंड्री में, उसको कन्वर्ट नहीं करना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 40 माइनस 10, तो रेंज क्या हो जाएगी 30।
और अगर मुझे इसी का कोफिशिएंट निकालना होता तो कोफिशिएंट कितना आता, 40 माइनस 10 अपॉन 40 प्लस 10 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 60। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन होता 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, 40 टू 49, फ्रीक्वेंसी 10, 12, 15, 3, ऐसा कुछ भी दे रखा है मुझे। अब बच्चों ये क्या है, मेरी इनक्लूसिव क्लास इंटरवल, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव, या उसे ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्लास बाउंड्री बोला जाता है। तो कन्वर्ट करो एक्सट्रीम वैल्यूज को, तो आपको पता है लोअर लिमिट में तो क्या होता है, माइनस होता है 0.5, और अपर लिमिट में क्या होता है, प्लस होता है 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया, 9.5, और अपर लिमिट में अपन ने 0.5 प्लस किया तो कितना आ गया, 49.5। अब आप लोग रेंज निकाल सकते हो, 49.5 माइनस 9.5, तो रेंज कितना आ गया, 40। अगर मेरे को इसी का कोफिशिएंट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता, 49.5 अपॉन माइनस 9.5 अपॉन में 49.5 प्लस 9.5 इंटू 100। सॉल्व करके बताओ मुझे इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आएगा, 67.79। आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में अपन एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज के बीच में से डिफरेंसेस निकालते हैं। यहाँ पे बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, जो आपकी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होती है उसे ही आप क्या कहते हो, बाउंड्री कह देते हैं। अगर इंक्लूसिव दे रखा है तो अपन एक्सट्रीम वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, फिर अपन रेंज निकालेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो रेंज कितना इजी था, सिर्फ दो वैल्यूज पे बेस्ड था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। तो रेंज की एक लिमिटेशन हो सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये बेस्ट मेजर नहीं है डिस्पर्जन का। सेंट्रल टेंडेंसी का बेस्ट मेजर कौन सा था आपका, अर्थमेटिक मीन। डिस्पर्जन का रेंज क्योंकि अभी सिर्फ दो वैल्यू पे बेस्ड है इसलिए इसको बेस्ट नहीं कहते, अच्छा मेजर नहीं है, बट निकालना बहुत आसान है, सिंपल टू कैलकुलेट है, सिंपल टू मेजर। आ गया समझ में, कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे प्रॉपर्टीज करवाऊंगी मैं। पीछे करो। देखो आगे करो।
मैम ये रेंज के आगे डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज, टू एक्सट्रीम क्लास बाउंड्रीज। लिख लिया, आगे करो। हो गया पूरा, आगे पढ़ लिया। चलो, अपन ने रेंज पढ़ लिया इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। अब अपन सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज। ये क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज? जैसे अपनी मीन की, अपन ने मीन, मीडियन, मोड सबकी प्रॉपर्टीज सीखी है, वैसे रेंज की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमें बहुत अच्छे से अभी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज मीन डेविएशन की होंगी, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन की और सेम क्वार्टाइल डेविएशन की। तो अगर अभी कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आगे हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट एंड इजी प्रॉपर्टी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज क्या हो जाएगा? जीरो। अपन ने ऐसी सी प्रॉपर्टी मीन की भी पढ़ी थी बच्चों, क्या थी? If all the observations are constant, then mean is that constant. Geometric mean भी वही constant होता था और हार्मोनिक मीन भी आपका वही constant होता है। जबकि रेंज या डिस्पर्जन के केस में क्या होता है कि अगर सारी वैल्यूज सेम है तो रेंज या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सब क्या बन जाते हैं? जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। रेंज जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ a। ये जो सिंबल है, सिंबल को मॉड्यूलस बोला जाता है। मॉड्यूलस का मतलब इसको एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलस भी बोल सकते हैं। अपने मीडियन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, द एब्सोल्यूट, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता था वहां पे? एब्सोल्यूट मतलब होता था इग्नोरिंग द साइन। मतलब अगर नेगेटिव साइन भी आ रहा है तो अपन उसको क्या मानकर चलेंगे? पॉजिटिव साइन मानकर ही चलेंगे।
तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाता है आप लोगों का मॉडुलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x हो जाता है। एक क्वेश्चन देख के देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज दे रखी है 4x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। रेंज ऑफ x आपको दे रखा है 1/2 और आपसे क्या पूछा गया, रेंज ऑफ y पूछा गया। कन्वर्ट करो, ये कन्वर्जन तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा है। y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड रहने दो, बाकी सब क्या भेज दो, राइट हैंड साइड। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए अपन उसको किससे डिवाइड कर देंगे, -6 से -6 कैंसिल तो y इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 12/6 प्लस का 4/6 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाता है। b क्या होता है, b मतलब जो x का बच्चों b मतलब x का कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसे क्या कहते हैं, b। x का कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ मेरे पास क्या है 4/6 इनटू रेंज ऑफ x क्या है 1/2। तो आपका रेंज ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 1/3। तो इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, अगर y is equals to a plus bx है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा आप लोगों का, मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6x प्लस 10y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 और इस बार रेंज ऑफ y मुझे दे दिया 2/3 और मेरे से क्या पूछ लिया इन्होंने, रेंज ऑफ x पूछ लिया। सेम तरीका है, कन्वर्ट करो इस इक्वेशन को, y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड बाकी सब राइट हैंड साइड। अब y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए अपन सबको किससे डिवाइड कर दो, -10। तो y इज इक्वल्स टू ये प्लस का 10 है, सॉरी 10y तो इधर प्लस का ही है ना। y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हटाने के लिए सबको 10 से डिवाइड कर दिया तो y इक्वल्स टू -20/10 माइनस का 6/10 ऑफ x। अब रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x। अब रेंज ऑफ y की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2/3। b क्या होता है, x का कांस्टेंट कोफिशिएंट और यहाँ मुझे इसका मॉडुलस साइन लेना है, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है तो सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेनी है इनटू रेंज ऑफ x। अब रेंज ऑफ x कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 ऊपर और 6 नीचे तो 2 into 10 upon 3 into 6 is equals to रेंज ऑफ x। तो 2 3s are 6 तो ये कितनी वैल्यू आ गई 10/9। आप इसको डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं तो रेंज ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10/9। आ गई वाली प्रॉपर्टी समझ में कि रेंज फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y is equals to a plus bx होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x हो जाएगा। Third and the last property of range is it is not affected by change of origin but it is affected by change of scale in the same ratio। रेंज को चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसको चेंज ऑफ स्केल में चेंज होने की वजह से फर्क पड़ता है। अब ये चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है आप लोगों का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो रेंज को एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का उसको सेम रेशियो में फर्क पड़ता है। कैसे, अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, अपन को समझ में आ जाएगी वाली प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दे दिया 10 13 16 19 22 24 27। अब मुझे इसका रेंज निकाल कर बताओ बच्चों, 27 माइनस 10 तो रेंज कितना आ गया 17। एक बार कैलकुलेटर देना।
चलो इनका रेंज निकालते हैं, इन सारी सीरीज का अगर अपन रेंज निकालेंगे बच्चों, तो ओरिजिनल का अपना रेंज कितना आ गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आपने किया था, आपका रेंज आ गया। अब ये कहता है विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन, कोई भी कैलकुलेशन किए बिना बताओ इन सारे ऑप्शंस का रेंज क्या होगा। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए, +1। मैं 13 में ऐसा क्या करूं कि 14 आ जाए, +1। 16 में ऐसा क्या करूं कि 17 आ जाए, +1। +1 is the change of origin and range is not affected by change of origin। तो ये नई सीरीज का रेंज में कितना होगा, जो ओरिजिनल दे रखा था दैट इज 17। क्लियर। मैंने 10 में ऐसा क्या किया कि 11 आ गया, +1। 13 में ऐसा क्या किया कि 14 आ गया, +1। प्लस मतलब एडिशन मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये नई वाली इस वाली सीरीज का भी रेंज कितना आएगा, जो ओरिजिनल रेंज आया था दैट इज 17। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 8 आ जाए, -2। मैं 13 में ऐसा क्या करूं कि 11 आ जाए, -2। -2 इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो इस सीरीज का रेंज भी कितना आएगा, जितना ओरिजिनल रेंज था दैट इज 17। मैं 10 में ऐसा क्या करूं कि 20 आ जाए, 13 में ऐसा क्या करूं कि 26 आ जाए, ×2 इज द चेंज ऑफ स्केल। तो नया रेंज क्या होगा आप लोगों का, नया रेंज क्या होगा दैट इज 17 इंटू 2, कितना रेंज आएगा, 34। आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है। ×2 मतलब चेंज ऑफ स्केल एंड रेंज इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एंड रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये वाला आप लोग बताओ, 10 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए। अगर 6 प्लस कर देते हैं तो 13 में भी 6 प्लस करती तो कितना आता, 19। पर यहाँ तो कितना आ रहा है, 22। मतलब 6 तो प्लस नहीं होगा, कुछ और ही होगा लॉजिक। अब बताओ 10 में ऐसा क्या करूं कि 16 आ जाए, -2 मल्टीप्लाई 2। आगे देखते हैं, 13 में -2 किया तो 11, 11 इंटू 2 22। 16 में -2 किया तो 14, 14 2 28। मतलब ये वाला लॉजिक सही है। तो रेंज क्या होगा, 17। इसको बच्चों -2 का फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। इसको सिर्फ ×2 का फर्क पड़ेगा। तो इस सीरीज का भी रेंज कितना आ जाएगा आप लोगों का, 34 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो रेंज इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। अपन ने 3 प्रॉपर्टी सीख ली रेंज की, कौन सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट तो रेंज क्या होता है आप लोगों का, 0। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या सीखी, इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप, कि अगर y is equals to a plus bx होता है तो रेंज ऑफ y क्या हो जाएगा आप लोगों का, मॉड्यूलस ऑफ b into रेंज ऑफ x हो जाएगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। रेंज को चेंज ऑफ ओरिजिन में चेंज होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिन मतलब क्या होता है आप लोगों का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो रेंज को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की वजह से सेम रेशियो में उसको फर्क पड़ता है। क्लियर है रेंज क्या है क्या नहीं। चलो अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। 93 तक सबके हो गए ना, 94 से शुरू करो। नाइन्टी फोर से 107 तक, 94 से 107 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं अभी।
94 का रेंज क्या आया? और कोफिशिएंट 33। 95 का रेंज, कोफिशिएंट 83.09। 96 का रेंज क्या आया बच्चों? 43। और कोफिशिएंट 99.5। 97 का रेंज क्या आया बच्चों? 47। और कोफिशिएंट 78.57। 57। 98 का रेंज 40। और कोफिशिएंट 80। 99 का रेंज क्या आया? 60। और कोफिशिएंट 75.94। 99 में बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना है उसको, वो इंक्लूसिव है, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस।
100 का रेंज क्या है बच्चों? 30, और कोफिशिएंट 76.9, आ रहे सबके? हंड्रेड तक सबके हो गए? वन जीरो वन का क्या आंसर आया? 3.6, इसमें लीनियर रिलेशनशिप वाली प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों। वन जीरो वन हो गया सबका? वन जीरो टू का क्या आंसर है बच्चों? 0.48, 0.48।
102 सबका हो गया बच्चों? 103 का क्या आंसर आया? 1.9047। चलो बाकी के क्वेश्चंस बच्चों होमवर्क के हैं आप लोगों के। 4, 5, 6 एंड 107 वाला भी आपका होमवर्क का है। ये आप लोग घर से कंप्लीट करके लाएंगे। कल आप लोग रिवीजन कर लेना जितना भी अपन ने पढ़ लिया, एक बार फॉर्मूलेज दोबारा देख लेना आप लोगों को लर्न है या नहीं है, और फिर परसों से अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।